दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम केमिस्ट्री में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेके आए हैं। आपके एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कुल मिलाकर 4 आते हैं। एक आता है क्वेश्चन नंबर 6 में का और खा, और दूसरा आता है क्वेश्चन नंबर 7 में का और खा, यानी कि कुल मिलाकर 4 लॉन्ग आते हैं। यानी कि आज की वीडियो में आपके 20 नंबर की जुगाड़ है। एक लॉन्ग आता है 5 नंबर में। कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में, यानी कि 4 लॉन्ग है, यानी कि 20 नंबर की आज की वीडियो में आपको बताएंगे, यानी 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और जितने भी आपको हम बताएंगे क्वेश्चंस वो 100% गारंटी है उन्हीं की क्वेश्चन आने की। जितने भी आपको बताएंगे इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लाते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक आपने लिखना होगा। इस तरीके से होता है k बराबर 2.303 अपॉन में t log a अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है इसका व्यंजक। और साथ ही साथ आपको इसमें बताना भी होगा कि क्या है, जैसे कि k यहाँ पर वेग स्थिरांक है, t यहाँ पर समय है, a जो है वो है पदार्थ की मात्रा, और x क्या है? खर्च हुई मात्रा है। और अगर a माइनस एक्स की बात करें तो वो बची हुई मात्रा है। इस तरीके से जो जो यहाँ पर दे रखा है इस फॉर्मूले में वो आपको लिखकर भी दिखाना पड़ेगा कि ये चीज यहाँ पर ये है। उसके बाद अगले आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि दर्शाइए, यानी आपको प्रूफ करना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है वो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। बहुत ज्यादा आसान है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक होता है लास्ट में निकलता है k बराबर 0.693 अपॉन में t हाफ, ये निकलता है। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक सांद्रण का मतलब है यहाँ पर a माइनस है, a कहीं पर आ ही नहीं रहा है, यानी कि इस पर निर्भर नहीं करता है। इस यहाँ तक आप प्रूफ कर देंगे तो ये वाला भी हम आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला देखिए, ओस्टवाल्ड विधि है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की, यानी HNO3 आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ओस्टवाल्ड विधि पढ़ी होगी, वर्कलैंड आइड विधि पढ़ी होगी, जिसको हम आर्क विधि भी कहते हैं। अब देखिए ये जो अगर विधियां आएंगी तो साथ में आपको सचित्र वर्णन का मतलब है आपको चित्र सहित उसका वर्णन अच्छे से करना होगा। और साथ ही साथ अगर मान लिया, अब देखिए इन दोनों में से एक ना एक आएगी ही आएगी, या तो ओस्टवाल्ड वाली आएगी या आर्क विधि आएगी। तो दोनों में से अगर कोई भी आई तो उसमें से आपको एक प्लस में अभिक्रिया का मतलब है एक रिएक्शन भी साथ में पूछेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हमने यहाँ पर लिख दी है कि नाइट्रिक अम्ल की टिन से क्रिया, यानी कि आपको HNO3 की टिन का मतलब है एसन से आपको क्रिया करके बतानी पड़ेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है अगर दोनों में से कोई भी रिएक्शन आई या कोई भी, देखिए जो कंपाउंड आते हैं इसी टाइप से आते हैं, या आपको कोई भी सचित्र वर्णन करने के लिए कह दिया जाएगा विधि को, और साथ ही साथ कुछ रासायनिक समीकरण आपको लिखने के लिए कह दिया जाएगा। इसलिए HNO3 के जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो आप उनको भी प्रिपेयर कर ले, लेकिन सबसे ज़्यादा टिन वाली जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए डीकन विधि है, ये क्लोरीन के निर्माण की विधि होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पर भी एक रिएक्शन आपसे पूछी जाएगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने यहाँ पर लिख दी है कि SO2 की Cl2 से जब क्रिया होती है तो बता देते हैं HNO, यानी कि सूर्य की उपस्थिति में क्रिया होती है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड यानी SO2 Cl2 बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। अधिकतर आपने देखा ही होगा कि डीकन विधि के साथ यही रिएक्शन आती है। अगर ये नहीं आई तो इसके साथ में कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर आएगी। फिलहाल इंपॉर्टेंट तो यही वाली है। उसके बाद देखिए अगली संपर्क विधि, ये H2SO4 के निर्माण की होती है। संपर्क विधि या शीर्ष कक्ष वाले में से एक ना एक 100% आनी ही आनी है। और साथ ही साथ इसमें कुछ रासायनिक समीकरण आपसे पूछेंगे, जैसे कि पूछ लिया जाए कि H2SO4 से इसकी क्रिया बताइए, इस तरीके से आपसे ये पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए हैबर विधि, यानी कि अमोनिया के निर्माण की ये हैबर विधि होती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आई है। हम आपको ये भी बताएंगे, अभी जितने भी आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं उनको तो आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप इतने नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको उसमें भी हम इंपॉर्टेंट बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अमोनिया के निर्माण की आपको ये हैबर विधि पता होनी चाहिए, और इसको हम औद्योगिक विधि भी बोलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए, तो भी आपको हैबर विधि ही लिखनी है, क्योंकि औद्योगिक विधि का मतलब क्या है? हैबर विधि। और देखिए सचित्र वर्णन ही करना होगा सभी में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम आता ही आता है, इसलिए आपको डायग्राम तैयार करके जाना है। उसके बाद देखिए
जैसे कि एथिलअमीन है, उस कंपाउंड पूरा लिखा हुआ है। कंपाउंड का मतलब है आपको अच्छे से एथिलअमीन जो कंपाउंड है वो अच्छे से पढ़ लेना है। अगर बात करें कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इस कंपाउंड में, तो देखिए एथिलअमीन की प्रयोगशाला विधि काफ़ी बार पूछी गई है। कार्बिलअमीन इसमें क्रिया है जो रासायनिक गुणों में आपने इसमें देखी होगी। स्मिट अभिक्रिया है, जेबी, ये दोनों तो है नेम रिएक्शन है। और हम ये बात आपको बता चुके हैं जब हमने आपको कंपाउंड कराए थे कि कोई भी कंपाउंड आप पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रयोगशाला विधि और साथ ही साथ जो भी उसमें नेम रिएक्शन दे रखी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अक्सर यही हमारी एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसलिए अगर एथिलअमीन कंपाउंड की बात करें तो ये 3 रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रयोगशाला विधि तो आप सभी कंपाउंड की पढ़ें, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है क्या होता है, जबकि ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि एथिलअमीन में ये 3 रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बताएं तो एथिलअमीन जो कंपाउंड है वो पूरा ही वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है और एसीटोन है। ये भी सचित्र वर्णन इसमें कहा जाएगा करने के लिए, और तीनों ही कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये एग्जाम में आए तो या तो इसकी प्रयोगशाला विधि कही जाएगी लिखने के लिए, और साथ में आपसे कुछ रिएक्शंस पूछ ली जाएंगी। कैसी रिएक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि फॉर्मेल्डिहाइड में जो NaOH से क्रिया, जो मेथिल, इससे जब क्रिया कराते हैं तो हमारा मेथिल अल्कोहल बनता है, ये होती है कैनिजारो अभिक्रिया। और हमने आपको बताया नेम रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और फॉर्मेल्डिहाइड की जो अमोनिया से क्रिया होती है जिसमें हमारा यूरोट्रोपिन बनता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी यूरोट्रोपिन वाली जो रिएक्शन है जो अमोनिया से होती है फॉर्मेल्डिहाइड की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और अगर हम एसिटाल्डिहाइड ग्रुप के कंपाउंड की बात करें तो एसिटाल्डिहाइड में हेलोफॉर्म अभिक्रिया है और टिशेनको अभिक्रिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और एसीटोन में जो है प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला तो तीनों की ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये एग्जाम में आया तो ये कुछ आपसे रिएक्शन पूछेगा और साथ ही साथ इसका सचित्र वर्णन करने के लिए कहा जाएगा प्रयोगशाला विधि के साथ। उसके बाद देखिए अविरत ईथरीकरण विधि, ये आपने पढ़ी होगी डाई एथिल ईथर कंपाउंड में। अविरत ईथरीकरण विधि का आपको सचित्र वर्णन करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें कुछ रिएक्शंस पूछी जाएंगी, तो रिएक्शन जानने के लिए आपको डाई एथिल ईथर जो कंपाउंड है वो आपको पूरा ही अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद ओजोनाइजर, यानी कि ओजोन के निर्माण की विधियां काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 विधियां होती है, एक होता है यानी 3 ओजोनाइजर होते हैं, ब्राडी ओजोनाइजर, सीमेन ओजोनाइजर और सीमेंस और हाल्स के ओजोनाइजर। तो अगर कहा जाए कि ओजोन के निर्माण की, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, अगर क्वेश्चन कहा जाए कि ओजोन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि लिखिए, क्योंकि वहां पर ये नाम नहीं लिख कर आएंगे, केवल इतना लिख कर आएगा कि ओजोन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि लिखिए, तो आपको ब्राडी ओजोनाइजर वहां पर लिखना होगा। और अगर कहा जाए कि ओजोन के निर्माण की औद्योगिक विधि लिखिए तो आपको सीमेंस और हाल्स के ओजोनाइजर लिखकर आना होगा, और साथ ही साथ उसका अच्छे से डायग्राम भी बनाना होगा। और अगर बात बताएं सीमेंस ओजोनाइजर की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा इन तीनों में से बात बताएं तो सीमेंस वाला और हाल्स्के वाला जो है औद्योगिक विधि वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, यानी इसके संग कुछ रिएक्शन पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो देखिए कार्बोहाइड्रेट में आपसे पूछ लिया जाएगा मोनोसैकेराइड, अलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये सब क्या होता है। और साथ ही साथ ग्लूकोज से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल आप कैसे बनाएंगे, ग्लूकोज से आप ग्लूकोनिक एसिड कैसे बनाएंगे, ग्लूकोऑक्सिन कैसे बनाएंगे। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये भी एग्जाम में आया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझा पा रहे होंगे, कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद देखिए ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका उपयोग हम किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने के लिए करते हैं, और उदाहरण और रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। अगर ये पूरा एडिटिज ऐसा ही क्वेश्चन आया तो ये आएगा 5 नंबर में। अगर ऐसा नहीं आया तो केवल आपसे पूछा जाएगा ल्यूकास परीक्षण क्या है, और साथ में इसके साथ में और कोई क्वेश्चन यानी कि कार्बोहाइड्रेट वाला हो सकता है लिख कर आ जाए, या कोई भी आपसे रिएक्शन पूछ ली जाए या नेम रिएक्शन पूछ ली जाए। ठीक है, अगर 5 नंबर में आया तो पूरा ये क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ल्यूकास परीक्षण के बारे में नहीं भी पता है तो पूरी इसकी डिटेल वीडियो बना रखी है हमने, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ल्यूकास परीक्षण के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इनको किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने के लिए किया जाता है, तो अल्कोहलों को पहचानने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ फिर आपको 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इस तरीके से आपको पूरा ये डिटेल टॉपिक है, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको इसका उदाहरण और रासायनिक समीकरण यानी कि रिएक्शन भी साथ में लिखनी होगी।
उसके बाद हेलो एरिन और हेलो एल्कीन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए इसमें देखिए क्या पूछा जाएगा, ये होता क्या है ये पूछा जाएगा क्या है, और साथ ही साथ इसमें रिएक्शन कौन सी पूछी जाएंगी। हमेशा यही पूछा जाता है कि हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण की रासायनिक समीकरण लिखिए, चाहे वो हेलो एरिन हो या वो हेलो एल्केन हो, दोनों में से कोई भी हो, दोनों में ही यही क्वेश्चन सेम रहते हैं कि अगर हेलो एरिन आया तब भी यही 3 रासायनिक समीकरण पूछे जाएंगे, और अगर हेलो एल्केन आया तब भी यही रासायनिक समीकरण पूछे जाएंगे। इसलिए हमने इस टाइप से एरो बनाकर लिख दिया है कि दोनों के लिए जो है यही रहेगा, और हेलो एल्केन और हेलो एरिन में से एक ना एक आना ज़रूर है। अगर देखिए लॉग में देखिए टिप्पणियाँ भी आती हैं, जैसे आपको 5 यहाँ पर 5 टिप्पणियाँ आपके एग्जाम में लिख दी गई और 5 नंबर में है, यानी कि एक टिप्पणी 1 नंबर में है। जैसे कि टिप्पणियों में आपको होता है जो टिंडल प्रभाव आपसे पूछा जा सकता है, ब्राउनी गति है, विद्युत कण संचलन है, स्व प्रेरण है, प्रेरित उत्प्रेरण है, ऋणात्मक उत्प्रेरण है, स्वर्ण संख्या है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में विकृतीकरण आपसे पूछ लिया जाएगा, साथ में आपको इसकी रिएक्शन भी देनी पड़ेगी, और फिर देखिए पेप्टाइड बंध आपसे प्रोटीन का पूछ लिया जाएगा। ये तो सारी हो गई टिप्पणियाँ। उसके बाद ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, अगर आपको नहीं पता है आप अपने अनसॉल्व में देख सकते हैं क्या होता है जबकि और कैसे प्राप्त करेंगे, ये 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है। और हम आपको एक बात बता देते हैं, नेम रिएक्शन यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि इन क्वेश्चन में अधिकतर नेम रिएक्शन पूछी जाती हैं, और साथ ही साथ प्रयोगशाला विधि है और कोई भी नेम रिएक्शन, बता देते फिर से, प्रयोगशाला विधि और नेम रिएक्शन ही इन क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी ना छोड़ें। फिलहाल ये अथवा में ऐसा ही आता है, या तो आपको क्या होता है जबकि करना पड़ेगा या कैसे प्राप्त करेंगे करना पड़ेगा, इन दोनों में से आपको एक ही चूज करना पड़ता है। उसके बाद देखिए अगर हम आपको बताएं इतने सारे क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम आपको इसमें भी सिलेक्टेड बताते हैं, जैसे कि नेम रिएक्शन आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ये क्या होता है कैसे प्राप्त करेंगे ये भी नहीं छोड़ना है। अब ये आप पढ़ें कैसे, अगर आप हमको कहेंगे तो एक एक आपको डेली वीडियो इसकी मिलती जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे उस वीडियो को लाने के लिए। फिर उसके बाद देखिए टिप्पणियाँ सारी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए इसमें हेलो एल्केन वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, सीमेन और हाल्स के ओजोनाइजर इंपॉर्टेंट है, अविरत तीसरीकरण इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद देखिए एसीटोन की प्रयोगशाला विधि है, और ये फॉर्मेल्डिहाइड में ये जो रिएक्शन लिखी हुई है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिटल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पूछेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम फॉर्मेल्डिहाइड वाला ज़्यादा कहेंगे। उसके बाद देखिए हैबर विधि और संपर्क और ये शीर्ष कक्ष विधि, डीकन विधि, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। अगर आप सारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, 100% गारंटी है इन क्वेश्चंस की आने की, और खास करके हैबर विधि और संपर्क विधि या शीर्ष कक्ष में से एक पूछी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओस्टवाल विधि भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा अच्छे से समझा पाए होंगे। जिन पर इस तरीके से जो डबल टिक लगे हैं वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सिंगल टिक लगे हैं उनका मतलब है कि आपने अगर पूरा नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ने हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नेम रिएक्शंस की अलग से प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो उस पर देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस थी केवल वहाँ पर वही ही हमने बना रखी हैं। और अगर आप कमेंट करेंगे जिस भी टॉपिक पर, उस टॉपिक पर हम वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।